वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए हैं 2025 की डार्क कॉमेडी फिल्म। तो कहानी की शुरुआत में पता चलता है कि 90s के टाइम में कुमार नाम का एक इंश्योरेंस एजेंट हुआ करता था, जिसे केले में पॉइजन डालकर मार दिया गया। जैसे इसकी खबर उसकी वाइफ को पता चली तो उसने भी खुद की जान ले ली। उस समय इनका लड़का सिकंदर कुमार उर्फ एसके, उसकी उम्र लगभग 8 साल की थी और माँ बाप के अचानक ऐसी मौत से उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा। और फिर अचानक 25 साल के बाद उसने फैसला किया कि वो अपने पिता के कातिलों से बदला लेगा। और फिर हम एक टिड्डी जैसे आदमी को देखते हैं जो अपने हाथों में एक दर्जन केला लिए अपने अड्डे पे आता है। वहां उसने एक आदमी को बांध के रखा होता है। वो आदमी उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन वो टिड्डी सा दिखने वाला आदमी पहले तो अपने विक्टिम को हथौड़े से मारता है और फिर उसके मुंह में एक नुकीली धारदार लोहे की दरांती डालकर मुंह फाड़ देता है। और फिर पता है दोस्तों वो क्या करता है, उसके मुंह में ढेर सारा पका हुआ केला ठूस देता है। और ये कोई और नहीं बल्कि एसके ही है, जो इतने सालों के बाद चुन चुनकर अपने पिता के कातिलों से बदला ले रहा है। इसके बाद हम मीडिया में ये बातें चलते हुए देखते हैं कि 2 हफ्ते में 2 बूढ़े लोग मारे गए, वो भी बिल्कुल एक जैसे पैटर्न से। पर कोई किसी के मुंह में केला ठूस कर क्यों मारेगा, इससे पूरे शहर में दहशत का माहौल हो जाता है। बात तो यहाँ तक पहुंच जाती है कि एक आदमी को अपने बेटे पे जब शक हुआ तो कि वही सीरियल किलर है, तो उसने अपने बेटे को जान से मार दिया और फिर खुद की भी जान ले ली। इसके बाद हम जेम्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बूढ़ी माँ से कहता है कि माँ, थोड़ी देर के लिए ये रेसलिंग मैच छोड़कर क्या हम न्यूज़ देख लें प्लीज, शहर में खुलेआम सीरियल किलर घूम रहा है। पर जेम्स की माँ तो शराब पीकर रेसलिंग मैच देखने में बहुत ज्यादा बिजी होती है। वो कहती है ये सीरियल किलर विलर कुछ नहीं होता, ये सब मनगढ़ंत कहानियां है बेटा, कुछ नहीं। जेम्स कहता है हमारी बेटी अभी तक घर नहीं आई है और आप दारू चखना के साथ रेसलिंग देख रही है, बताओ आपको पता भी है मुझे कितनी फिक्र हो रही है उसकी। तो अम्मा कहती है तुम तो अपने डैड की तरह डरपोक हो, इसलिए मैंने अपनी पोती को किक बॉक्सिंग सिखाने के लिए भेजा है ताकि वो मेरी तरह बहादुर बने। जेम्स काफी गुस्सा होते हुए कहता है कि एक बार उसको घर आने दो, फिर मैं बताता हूँ। बॉक्सिंग सीख रही है तो क्या टाइम पे घर नहीं आएगी। पर जैसे ही वो दरवाजे पे अपनी बेटी जैसी को देखता है तुरंत मॉम की तरह पिघल जाता है और बेटी से बड़े प्यार से बातें करता है। जैसी अंदर जाती है तो उसकी दादी माँ कहती है वो लड़का, क्या नाम बताया था उसका, ल्यूक, हाँ उसने सोशल मीडिया पे फॉलो किया है मुझे और किसको, तो क्या मैं उसे भी फॉलो बैक कर दूं। जैसी कहती है कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं तो उससे ब्रेकअप करने वाली हूँ। दादी माँ कहती है अच्छा ही है, बेचारा सुकून से रह पाएगा। जिस पे जैसी गुस्सा हो जाती है और अपनी दादी माँ का ग्लास खटक जाती है। दूसरी ओर मीडिया वाले पुलिस के हायर ऑफिसर के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं जहां वो सीरियल किलर के द्वारा किए गए 2 निर्मम हत्या के बारे में सवाल पे सवाल करते हैं। तो ऑफिशियल्स बताते हैं कि हमने हमारे होनहार ऑफिसर अजय को ये केस सौंप दिया है। इसके बाद हम ऑफिसर अजय को साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हुए देखते हैं जहां वो फूट फूट कर रो रहा होता है, क्योंकि बाहर से रफ टफ दिखने वाला अजय अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। दरअसल उसका कुत्ता कहीं खो गया है, इसी वजह से वो काफी परेशान है। जिसपे साइकोलॉजिस्ट उसको समझाता है कि अच्छा ही हुआ ना एक तरह से कि वो खुद से कहीं चला गया, वैसे भी उसकी वजह से तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर असर पड़ रहा था। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने भी तुम्हें इसीलिए छोड़ा क्योंकि तुम उससे ज्यादा अपने कुत्ते की परवाह करते थे। तब रोते हुए अजय कहता है लोगों की नजर में वो सिर्फ एक मामूली सा कुत्ता होगा, लेकिन जब मैं बिल्कुल अकेला था ना तब वही मेरा सहारा था। तो साइकोलॉजिस्ट कहता है कि यार तुम्हें कोई बीमारी नहीं है जो मैं दवाई या काउंसलिंग दूं, तुम्हें बस टाइम से खाना पीना और सोना है, और जब रोना आए ना तो जी खोल कर रोना, बाकी सब देखना वक्त के साथ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। फिर जैसे ही अजय साइकोलॉजिस्ट की ऑफिस से बाहर आता है तो मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं और सीरियल किलर के बारे में सवालों की बौछार कर देते हैं। तो अजय उनसे बड़ी सफाई से झूठ कह देता है कि दरअसल मैं तो साइकोलॉजिस्ट से मिलने ही आया था ताकि मैं सीरियल किलर के माइंडसेट को समझकर इस केस को अच्छे से सॉल्व कर पाऊं। अब यहाँ से पुलिस को ल्यूक नाम के एक बंदे पे शक होता है तो वो अपनी पूरी टीम के साथ जाकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। तब टाउन के कुछ लोग आकर नजदीकी पुलिस स्टेशन आते हैं और ऑफिसर से पूछते हैं कि आपने हमारे लड़के को अरेस्ट क्यों किया। तो ऑफिसर बताते हैं क्योंकि इसने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था कि कोई भी जन्म से सीरियल किलर नहीं होता, उसे समाज सीरियल किलर बनाने पे मजबूर करती है, ऐसा लिखा था इसने। तब टाउन वाले ऑफिसर को बताते हैं कि सर हमारे पूरे टाउन वालों ने मिलकर 16 लाख रुपए जमा किए थे ताकि इसको चेकोस्लोवाकिया भेज सके। एक बार आप खिड़की से बाहर तो देखिए, टाउन वालों ने जमावड़ा लगा के रखा हुआ है, अगर आपने ल्यूक को नहीं छोड़ा तो ये लोग पुलिस स्टेशन में आग लगा देंगे। ये सुनकर ऑफिसर को लगता है कि ये लड़का बहुत ही पहुंचा हुआ है, इसे तो इसके गांव वाले बहुत प्यार करते हैं। मगर कुछ देर के बाद पता चलता है कि ये ल्यूक असल में बहुत ही खुराफाती लड़का है और टाउन वाले इससे तंग आकर चेकोस्लोवाकिया भेज रहे थे। नौबत तो यहाँ तक आ गई थी दोस्तों कि कोई भी इज्जतदार आदमी अपनी बेटी की शादी इस टाउन में करना ही नहीं चाहता था। इसके बाद इंस्पेक्टर टाइगर को उसका जूनियर याद दिलाता है कि सर आपको याद है कुछ सालों पहले हमारे पुलिस स्टेशन को किसी ने OLX पे बेचने के लिए लिस्ट कर दिया था, वो कारनामा इसी का था। फिर एक टाउन वाला बताता है कि साहब ये वही लड़का है जिसने मंदिर के तालाब में मांस फेंक दिया था। यहाँ तक कि इसने चर्च में एक माइक भी छुपा दिया था, जिससे जब एक लेडी अपने पाप कन्फेस करने के लिए गई तो पूरे टाउन को उसके पापों के बारे में पता चल गया। फिर पंचायत का मुखिया बताता है कि इसने मेरी गूगल सर्च की हिस्ट्री निकालकर प्रिंट करवाई और पंचायत ऑफिस के बाहर लगवा दी, वो भी मेरा प्राइवेट सर्च। फिर टाउन के टीचर बताते हैं कि सर ये मेरा स्टूडेंट रह चुका है, बचपन से मैं इसको देखते हुए आया हूँ, सारी खुराफातें यही करता है और सीरियल किलर बनने जितना दिमाग तो इसमें है नहीं। तो ऑफिसर कहते हैं पर इन सब चीजों से बेहतर तो सीरियल किलिंग ही है। क्यों भाई तुम ये सब काम करते क्यों हो ल्यूक,
तो ल्यूक बताता है कि सारे काम मैंने इस टाउन की भलाई के लिए किया है। और तब बीच में मुखिया जी कहते हैं कि सर आप इसको जेल में डालकर हमारी प्लानिंग खराब मत कीजिए प्लीज। हम वादा करते हैं कि अगले हफ्ते इसको हम फ्लाइट में भेज देंगे दूसरी जगह। जिसके बाद पुलिस उसे रिहा कर देती है और ल्यूक पुलिस स्टेशन से ऐसे बाहर निकलता है जैसे वो कोई हीरो हो। अब हम गोविंद नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके पिताजी को गायब हुए 20 साल से ज्यादा हो गए हैं। इसीलिए वो पंडित जी के कहने पे उन्हें मरा हुआ मानकर उनका अंतिम संस्कार कर देता है। फिर पता चलता है कि गोविंद टीचर जी के बस का कंडक्टर है। रिटायरमेंट के बाद टीचर जी इस बस को रख देते हैं और यहाँ बस का ड्राइवर होता है अधेड़ उम्र का जितिन, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है क्योंकि हर बार कोई ना कोई उसकी शादी में अड़चन डाल देता है। इसीलिए इस बार जितिन माइक लगाकर अनाउंसमेंट कर देता है कि 16 दिसंबर को मेरी शादी होने वाली है और ये 22वीं लड़की है जिससे मैंने शादी के लिए पसंद किया हुआ है, और अगर इस बार किसी ने मेरी शादी में अड़चन डालने की कोशिश की तो मैं बस से कुचल दूंगा उसको। इसीलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि 16 दिसंबर को मेरी शादी में आना और हमें आशीर्वाद देकर पुण्य कमाना। दोस्तों अब हम ल्यूक को देखते हैं जिसे उसका एक लफंगा दोस्त समझा रहा होता है कि भाई हम लोग सिग्मा मेल हैं, हमें तो लड़कियों के चक्कर से दूर रहना चाहिए, इसीलिए इससे पहले कि वो ब्रेकअप की बात करे तो उस सामने जाकर उससे ब्रेकअप कर ले। तब ल्यूक भी गर्मा गर्मी में जाता है मगर जैसी के सामने जाते ही उसका सिग्मा मेल का तेल निकल जाता है और वो जैसी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे एक लास्ट चांस दे दो, मैं पक्का कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करूंगा। मगर जैसी कहती देखो मुझे पहले से शक था कि तुम एक साइको हो और अब तो पुलिस भी तुम्हें एक बार उठाकर जेल में डाल चुकी है, पूरे टाउन में खबर फैल चुकी है कि तुम ऐसे ऐसे काम करते हो, अब मैं तुम्हारे साथ रही तो मेरी भी इज्जत डाउन हो जाएगी। तो ल्यूक कहते हैं अच्छा तो अब इन सब बातों की वजह से तुम मुझसे ब्रेकअप करोगी, मैंने तो सोचा था कि चेकोस्लोवाकिया से वापस आकर तुम्हारे घर आऊंगा तुम्हारे डैड से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। और तब जैसी उसको रियलिटी चेक देती है कि चेकोस्लोवाकिया जाना कोई अचीवमेंट नहीं बल्कि शर्म वाली बात है क्योंकि यहाँ के लोग तुमसे तंग आ गए हैं इसलिए तुम्हें यहाँ से निकाल रहे हैं। पर ल्यूक कहता है नहीं नहीं नहीं, ये शब्द मेरी प्यारी जैसी के हो ही नहीं सकते, तुम सच बताओ तुम्हें कोई और मिल गया है ना। जिससे जैसी इरिटेट होकर ल्यूक के नाक पे जोरदार पंच मार के ब्रेकअप कर लेती है। फिर दोस्तों हम रियल सीरियल किलर एसके को देखते हैं जो कि एक प्ले स्कूल में सरकारी फूड पहुंचाने गया होता है, मगर वो वहां पर बच्चों को टॉम एंड जेरी कहानी सुना रहा होता है मगर बहुत ही डरावने तरीके से, जिसमें वो खून खराबे और ब्रुटैलिटी का जिक्र बहुत बार करता है। बच्चे तो डर के मारे रोने लगते हैं मगर एक दो शैतान बच्चे भी होते हैं जिन्हें ये सब सुनकर खूब मजा आ रहा होता है। अब जैसे टीचर की नजर एसके पर पड़ती है तो वो स्ट्रिक्टली एसके से कह देती है देखो आप बच्चों को इस तरह की कहानी नहीं सुना सकते, आप अपना काम करिए और जाइए यहाँ से। इसके बाद हम देखते हैं कि आज जेसिका बर्थडे है। रात में उसकी दादी और उसके पिता उसे बर्थडे केक वगैरह देकर सरप्राइज कर देते हैं। वो भी काफी खुश होती है, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और यहाँ उसकी दादी उसे बर्थडे गिफ्ट में पता है क्या देती है दोस्तों, गेस कीजिए वो क्या दे सकती है वैसे पता है? वो ना एक खतरनाक पेपर स्प्रे देती है अपनी पोती को और कहती है बेटा आजकल हम जैसी जब सुंदर जवान लड़की बाहर घूमने निकलती है तो न जाने रात को कुछ लफंगे हमको परेशान करते हैं, पता नहीं कितने सारे, उस वक्त ये स्प्रे तुम्हारे काम आएगा। वहीं ल्यूक खिड़की से ये सब देख रहा होता है क्योंकि वो भी जैसे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आया था मगर जैसे तो उसका फोन नहीं उठा रही थी जिससे ल्यूक का दिल भी टूट जाता है, जिसकी वजह से वो गिफ्ट फ्लावर्स वगैरह को वहीं फेंक कर रोते हुए चला जाता है। अब अगले दिन की बात है, कुरूप नाम के एक बूढ़े आदमी को उनका बेटा ओल्ड एज होम में छोड़ने आता है और उस बूढ़े आदमी के चेहरे से साफ पता चलता है कि बेचारे का मन नहीं है अपने खून पसीने से बनाए हुए घर को छोड़कर इस वृद्धाश्रम में रहने का, मगर क्या करे उनका बेटा जो है वो उनको किसी भी हाल में अपने साथ रखने को तैयार ही नहीं है। इसीलिए ओल्ड एज होम का इंचार्ज कुरूप के बेटे से अकेले में बात करता है कि बेटा मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, तुम दोनों में अगर कोई अनबन हुई है तो प्लीज मुझे बताओ, मैं तुम दोनों का साइड समझते हुए कोई सुझाव जरूर दे सकता हूँ। तो वो लड़का कहता है उन्होंने मेरी वाइफ को छेड़ा है, मेरी वाइफ उनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती। इंचार्ज कहता है अरे ये बुढ़ाओ तो सच में चंट है, अभी तो ऐसे उदास बैठा था और अभी देखो यहाँ की बूढ़ी औरतों के साथ क्या मस्ती मजाक कर रहा है। तो इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं, ल्यूक जैसी को खूब मनाने की कोशिश करता है, वो कॉल मैसेजेस सब करता है पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तो अब वो भी गुस्से में उसे कर देता है ब्लॉक और अपने चेकोस्लोवाकिया जाने की तैयारी में लग जाता है। उधर DSYP अजय एसके को ढूंढने की जगह अपने डॉग को ढूंढने में लगा हुआ है। वहीं एसके और कुछ बूढ़े लोगों को अपना शिकार बना लेता है, उन्हें केला ठूस कर मार डालता है। दूसरी ओर वो बस ड्राइवर जितिन अपनी शादी की खुशी में बड़ा खुश होता है, वो अपनी होने वाली वाइफ से घंटों घंटों तक कॉल पे बात करता है। और सबसे मजेदार बात कि हायर अथॉरिटीज ने एसके को पकड़वाने वाले को 10 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा कर दी है। वहीं कुरूप को अस्थमा की बीमारी है पर वो स्मोकिंग करना बंद नहीं करता, वो तो मस्त ओल्ड एज होम में अपनी लाइफ के मजे ले रहा होता है। पर अजय का कुत्ता पता नहीं कैसे ओल्ड एज होम तक पहुंच जाता है दोस्तों, और वो हर टाइम कुरूप के आगे पीछे डोलता रहता है। अब एक शाम की बात है कि कुरूप उस कुत्ते से काफी इरिटेट हो जाता है
और ओल्ड एज होम को फांद कर भाग जाता है, मगर फिर भी कुत्ता उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो भी दीवार फांद कर उसके पीछे हो लेता है। तब कुरूप बहुत चिढ़ जाता है उससे और कुत्ते की गर्दन में जो चेन होती है उससे वो एक गाड़ी के पीछे बांध देता है। और जैसे ही गाड़ी खुलती है कोई बेचारे कुत्ते पे ध्यान नहीं देता और कुत्ते को भी दौड़ते दौड़ते गाड़ी के साथ जाना पड़ जाता है। इसके बाद वो कुरूप लेता है चैन की सांस और तभी उसकी आंखें चमक उठती हैं क्योंकि उसकी नजर एक बार पे जो पड़ गई है। बार के अंदर इसके हाथों में कुरूप की फोटो लिए होता है और सोच रहा होता है ये बूढ़ा कहाँ गायब हो गया है। मेरा अगला शिकार तो यही होने वाला था, पर ये तो अपने घर पे है ही नहीं। तभी वो अपने सामने कुरूप को देखकर एकदम से चौंक जाता है और तुरंत ही मास्क लगा लेता है। कुरूप कहता है कि तुम्हें कोरोना है क्या जो मास्क लगा के रखा हुआ है? अच्छा ये सब छोड़ो ना, मेरा शराब पीने का बड़ा मन कर रहा है, मंगवाओ कुछ यार। तब इसके मन भर कर उसको शराब पिलाता है और नशे में बुढ़ऊ बार किट पे बॉटल मारकर उसे तोड़ देता है। तुरंत ही बाउंसर्स आकर फिर बुढ़ाऊ को लाल पीला कर देते हैं मार मार के, और तब इसके बार के नुकसान की भरपाई करता है और कुरूप को अपने साथ भी लेकर जाता है। इसके बाद वो ऑनलाइन केला भी ऑर्डर कर लेता है, पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है ना तो कुरूप एक दुकान के सामने वोमिटिंग भी कर देता है और दुकान वाला फिर उसको साफ करने के लिए कहता है तो वो सारी चीजें भी एसके को ही साफ करनी पड़ती है। ऊपर से कुरूप इंस्ट्रक्शंस देता है कि अच्छे से साफ करो। खैर दोस्तों, सफाई करने के बाद एसके कुरूप को एक जगह पर बैठाता है और एक दुकान से लाइम सोडा और एक धारदार ब्लेड मंगाता है। फिर जैसे ही वो पीछे पलट कर देखता है तो पता है क्या देखता है? कुरूप तो बस पकड़कर भाग रहा है और तब एसके भी किसी तरह दौड़कर उस बस में चढ़ जाता है और देखता है कि यहाँ तो कुरूप एक अपने से भी बूढ़े आदमी से झगड़ा करके कहता है कि देखो ये सीनियर सिटीजन की सीट है, चलो मुझे बैठने दो। और हम यहाँ पर नोटिस करते हैं दोस्तों कि ये इस रूट की आखिरी बस है और ये बस का ड्राइवर वही जितिन है, डेस्परेट दूल्हा जो अभी भी अपनी होने वाली बीवी से कॉल पे बातें करते हुए ड्राइव कर रहा होता है। और यहाँ कुरूप का एक आदमी से झगड़ा हो जाता है क्योंकि वो आदमी अपनी वाइफ से वीडियो कॉल पे बातें कर रहा होता है और ये कुरूप है ठरकी बुड्ढा, कहने लगता है कि चोली के पीछे क्या है। खैर कंडक्टर उस आदमी को किसी तरह समझाता है कि ये बूढ़े हैं, इनको छोड़ दो। तो शराब के नशे में कंडक्टर को वो कह देता है कि बुढ़ा होगा तेरा बाप। कंडक्टर गोविंद फिर कहता है कि देखिए सर, आप मेरे बाप के बारे में कुछ मत बोलिए। दरअसल दोस्तों 20 साल पहले गुमशुदा होने की वजह से गोविंद अपने पिता को लेकर बहुत ही इमोशनल था और कुरूप उसके पिता के बारे में नाप शनाप बके जा रहा था, जिससे गुस्सा होकर गोविंद उस पर हाथ उठाने वाला होता है कि एस के बीच में आ जाता है और समझा बुझाकर मैटर को शांत करता है। इसके बाद कुरूप को पीछे वाली सीट पे बिठाया जाता है, मगर जैसे कुरूप को आगे कोई लड़की बैठी हुई दिखती है वो उसके पीछे वाली सीट पे जाकर उन्हें छेड़ने लगता है और जब रात हो जाती है तो वो जैसी के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। हाँ, जैसी भी इस बस में थी, यानी कि इस वक्त बस में सिर्फ के कुरूप और जैसी होते हैं और कुरूप का ठरक अब उससे कंट्रोल नहीं होता, इसलिए वो धीरे धीरे करके जैसी के गर्दन पे हाथ रखने लग जाता है। जब वो पीछे देखती है तो कुरूप अपना हाथ हटा लेता है। ऐसा कई बार होता है और दोस्तों फिर वो और हरकतें करता है, पीछे से जैसी के वेस्ट एरिया को टच कर लेता है। जैसी को बड़ा गुस्सा आता है और वो सीधे अपने पर्स से अपनी दादी की गिफ्ट हुई वो स्ट्रॉन्ग पेपर स्प्रे डाल देती है उस पे। फिर तो कंडक्टर गोविंद भी खुश हो जाता है कि बढ़िया हुआ, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। पर इनको ये नहीं पता था कि कुरूप को तो अस्थमा है और इतने स्ट्रॉन्ग पेपर से उसको सांस लेने में दिक्कत होगी और वो उसी वक्त दम भी तोड़ देता है। इस दरमियान कुरूप के पीछे बैठने की वजह से एसके की आंखों में भी वो स्प्रे चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें भी जल रही होती हैं, इसीलिए उसका ध्यान कुरूप पे नहीं जाता। पर कुछ देर के बाद गोविंद ये चीजें नोटिस कर देता है कि बुढ़ऊ तो हिल भी नहीं रहा, इसीलिए वो चेक करने जाता है तो पता चल जाता है कि इनका तो राम नाम सत्य हो गया। ये बातें फिर गोविंद ड्राइवर को बताता है। अब ड्राइवर काफी डर जाता है कि चलो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। वहीं एसके को लगता है कि ये तो मेरा शिकार था, फिर इस लड़की ने इसको कैसे मार दिया, इसे मारने का क्रेडिट तो मैं लेना चाहता था, इसलिए वो पुलिस को बुलाने से मना कर देता है और कहता है कि देखो अगर पुलिस में जाएंगे तो सब पे शक होगा। ऊपर से उसी वक्त जैसी के डैड का कॉल आता है। वो काफी परेशान भी होते हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी है, इसीलिए जैसी सच्चाई उनको नहीं बता पाती। वो झूठ कह देती है मैं तो अपनी एक फ्रेंड के घर पे हूँ डैड। तो उसके डैड कहते हैं कि ठीक है आज तुम वहीं पर रुक जाओ, इतनी रात अकेले सेफ नहीं होगा, ठीक है। कॉल कट होने के बाद तो जैसी रोने लगती है। फिर एस के इस बात का भी मुद्दा बनाता है और कहता है कि बताओ इस बेचारी लड़की को हम पुलिस के हवाले कैसे कर सकते हैं, एक काम करते हैं ना, हमें इस बूढ़े को ठिकाने लगा देते हैं। पर ड्राइवर कहता है कि नहीं नहीं, अगर कोई चूक हुई तो अच्छा नहीं होगा, 16 तारीख को मेरी शादी भी है और इस बार मैं अपनी शादी में कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा। तो एसके कहता है ठीक है ना, आप लोगों को इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, आप बस ये बॉडी मुझे दे दीजिए। पर ड्राइवर को यहाँ दाल में कुछ काला लगता है। वो कहता है कि तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो। तो एसके कहता है कि यार एक तो मुझे इस लड़की के आंसू देखे नहीं जा रहे, दूसरा मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तो कंडक्टर पूछता है कितने चाहिए तुम्हें। एसके 4 लाख कह देता है, मगर ड्राइवर कहता है कि नहीं इतने तो नहीं है मेरे पास। तभी वहां से मास्टर जी की जीप गुजरती है जो कि वेस्ट प्लांट के खिलाफ स्ट्राइक करने का अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है अपनी बस पे, क्योंकि वो बस तो उन्हीं की है और एक ही नजर में वो अपनी बस को पहचान जाते हैं। फिर वो गोविंद को फोन करके कहते हैं क्या हुआ, तुम लोगों ने पुलिस स्टेशन के बगल में गाड़ी खड़ी करके क्यों रखी हुई है। तब गोविंद की हालत खराब हो जाती है क्योंकि अंदर इतना कुछ हो गया
उसका ध्यान ही नहीं गया कि गलती से उसने बस को पुलिस स्टेशन के आसपास ही रोक दिया है। गोविंद ऐसे फिर भी मास्टर जी से कह देता है कि बस थोड़ी खराबी आ गई है, ठीक कर दिया हमने, बस निकल रहे हैं। तभी पुलिस वाले भी ओल्ड एज होम जाते हैं क्योंकि वहां से कुरूप के मिसिंग होने की रिपोर्ट आ गई थी। पुलिस वाले जब कुरूप का रूम चेक करते हैं तो हैरान, क्योंकि रूम में तो काफी सारी नशे के सामान के साथ अश्लील मैगजीन्स भी होती हैं। वो लास्ट टाइम यहाँ से कैसे गायब हुआ था, इस बात तक पहुंचने के लिए पुलिस वाले जब कैमरा चेक करते हैं तो उन्हें उसमें अजय का प्यारा सा डॉग दिखता है। जिसके बाद तो अजय के लिए अब कुरूप को ढूंढना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि ये मामला अब प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल बन गया है, क्योंकि उसका कुत्ता जो है इसमें इन्वॉल्व। तो अगर कुरूप को ढूंढा जाएगा तभी उसका डॉग मिल जाएगा उसको। और यहाँ बस का ड्राइवर जितिन बस को पुलिस स्टेशन से हटा चुका होता है, पर आगे रास्ते में इनको एक बाइकर अपनी बस का पीछा करते हुए दिखाया जाता है, और ये कोई और नहीं बल्कि ल्यूक है। वो जबरदस्ती बस रुकवाकर बस में चढ़ जाता है, क्योंकि वो जैसी को मनाना चाहता था। इसलिए ड्राइवर और कंडक्टर के लाख मना करने के बाद भी ल्यूक बस में चढ़ ही जाता है। और जब वो जैसी को रोते हुए देखता है तो काफी गर्म हो जाता है। उसे लगता है कि इन लोगों ने पक्का जैसी के साथ बदतमीजी की होगी। पर जब उसको सारी सच्चाई पता चलती है कि इस बूढ़े ने जैसी को छेड़ा और बदले में जैसी ने इसकी जान ले ली, तो वो जैसी को सपोर्ट करता है कि तुमने ठीक किया, अगर तुम इसको नहीं मारती तो मैं इसको मार देता। फिर वो बताता है कि दरअसल मैं चेकोस्लोवाकिया जा रहा हूँ, इसलिए आखिरी बार तुमसे मिलकर सब कुछ ठीक करना चाहता था। इसके बाद जब ल्यूक को पता चलता है कि एस्के ने लाश ठिकाने लगाने का जिम्मा अपने सर पे ले लिया है, वो भी सिर्फ 6,000 के बदले, तो उसे दाल में कुछ काला लगता है। वो एस्के पे तरह तरह के आरोप लगाने लगता है कि पक्का यही सीरियल किलर है, इसलिए तो एक बूढ़े आदमी की लाश को ठिकाने लगाना चाहता है। ऊपर से इसके पास पक्के हुए केले भी हैं। तो एस्के डर जाता है कि अब तो गया काम से। जिसपे ल्यूक कहता है कि आप ऐसे डरपोक आदमी पे भरोसा करने वाले थे, बताओ कल को हल्की सी भी ऊंच नीच हुई तो ये पुलिस के सामने सब कुछ बकबक कर देगा और मेरी डार्लिंग जैसी को फंसा देगा। तो ड्राइवर कहता है कि देखो मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, जो हुआ है सच सच पुलिस को चलकर बता देते हैं। मगर ल्यूक कहता है नहीं नहीं, मैं अपनी बेबी को नहीं फंसने दे सकता। अगर हमारे मना करने के बाद भी तुम पुलिस स्टेशन जाओगे तो जैसी पुलिस में ये बयान देगी कि तुम्हारे कहने पर ही इसने उसका खून किया। तब ड्राइवर कहता है कि तुम्हारे कहने से क्या होता है, ये एसके भाई साहब तो है ना, ये मेरा साथ देंगे। अगर वो भी इंकार कर देता है तो ये लोग शहर के बाहर जो कब्रिस्तान है वहां जाते हैं बॉडी दफनाने के लिए, वो भी दीवार फांद कर। पर वहां इन्हें व्हाइट साड़ी में एक भूतनी दिखाई देती है और उसके साथ ही एक ड्रैकुला भी, जिससे इनकी हालत खराब हो जाती है। पर कुछ देर में नोटिस करने पर पता चलता है कि ये दोनों तो एक ताजा ताजा यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हॉरर कंटेंट डालकर फेमस होना चाहते हैं और खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि जो ड्रैकुला बना है उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज है। और उसने अपनी भूतनी वाइफ से कहा भी कि सोने के गहने बेचकर मेरा कर्ज चुका दो, पर वो तैयार नहीं थी। इसीलिए आधी रात को इनको कब्रिस्तान में ये सब नौटंकी करनी पड़ रही है। इनके साथ प्रोफेशनल वीडियोग्राफर भी होता है, इसीलिए अब इन नमूनों को यहाँ से जाने का इंतजार करना पड़ता है। और इतनी देर में ड्राइवर को भूख भी लग जाती है, तो एसके जो अपने विक्टिम को खिलाने के लिए केले लेकर आया था उन्हीं में से एक दो ड्राइवर को दे देता है। फिर ये देखते हैं कि ड्रैकुला और भूतनी आपस में फिर से बहसबाजी शुरू कर देते हैं और वो वहां से शूटिंग बीच में छोड़कर भाग जाते हैं। तब इस मौके का फायदा उठाकर ये लोग कुरूप की लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक कब्र को खोलते हैं और उसमें कुरूप की बॉडी को डालते हैं। और इस दरमियान कुरूप की शर्ट उनके हाथों में रह जाती है और बॉडी डायरेक्ट कब्र में जा गिरती है धड़ाम से। और तब गोविंद की नजर पड़ती है कुरूप के चेस्ट पे, जिसमें एक खास तरह का टैटू बना होता है और वैसा ही सेम टैटू गोविंद के चेस्ट पे भी बना हुआ है। ये देखकर गोविंद समझ जाता है कि यही मेरे पिता थे, जो कि इतने सालों के बाद मुझे मिले भी तो इस हाल में। सोचकर वो और रोने लग जाता है। फिर एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि गोविंद की मां की मौत के बाद वो और उसके पिता दोनों काफी उदास थे। तब एक पंडित जी ने उनसे कहा कि कल रात सपने में मुझे भगवान ने संकेत दिए कि इस बाप बेटे को दुख से उभरने के लिए उनके सीने पे ये टैटू बनाना होगा। यानी दोस्तों ये टैटू काफी खास था। इसको बनवाने के बाद दोनों बाप बेटे एक बीच पे घूमने के लिए गए थे। वहां गोविंद को खांसी होने लगी तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। और फिर वो कभी लौटे ही नहीं। और अब गोविंद को अफसोस होता है कि मैंने अपने ही पिता पे हाथ उठाया और यहाँ तक कि इनके ऊपर पेपर स्प्रे यूज करने का सपोर्ट भी किया, यहाँ तक कि इनको ठिकाने लगाने के लिए भी मान गया। मैं बहुत ही बेकार बेटा हूँ, ये कह कहकर वो रोने लगता है और जैसे ही गोविंद को संभालती है फिर अब इधर ल्यूक को कुरूप के पॉकेट से एक अश्लील मैगजीन के साथ साथ एक बीड़ी भी मिलती है। वो बीड़ी पी लेता है बिना ये जाने कि इसमें तो नशीली दवा लपेटी हुई है। इसको पीने के बाद ल्यूक बिल्कुल हाई हो जाता है और बहकी बहकी बातें करने लगता है। दूसरी ओर टीचर जी को यानी मास्टर जी को बड़ा ताजुब होता है कि अभी तक मेरी बस यहाँ नहीं आई। वो गूगल मैप पे बस की लोकेशन को चेक करते हैं जो कि चर्च के पास दिखा रही होती है। तो वो ड्राइवर को कॉल करके पूछताछ करते हैं तो वो झूठ कह देता है कि बस जरा खराब हो गई है, हम ठीक कर रहे हैं, बस आ ही रहे हैं। इसके बाद ड्राइवर कंडक्टर को समझाता है कि चलो कम से कम तुम्हें आखिरी बार तो अपने पिता से मिलने का मौका मिला, अब चलो इनको दफना देते हैं, मास्टर जी बार बार कॉल कर रहे हैं।
ये सारी बातें सुनकर ल्यूक हंसने लगता है तो गोविंद कहता है कि भाई देखो ये मेरी सिचुएशन पे हंस रहा है। मैं अब अपने पिता को ऐसे ही नहीं दफना सकता, बल्कि मुझे इनकी प्रॉपर अंतिम क्रिया करनी होगी। इसलिए हमें विष्णुपुरम के समुंदर चलना होगा। तो ड्राइवर गोविंद को समझाता है कि भाई ऐसा करना सही नहीं होगा, पर वो नहीं मानता। फिर जब ये बॉडी को वापस बस की ओर लेकर आ रहे होते हैं तो देखते हैं कि बस पे तो स्ट्राइक का झंडा वगैरह लगा हुआ है, यानी यहाँ मास्टर जी के बंदे आ गए हैं जो ये सब लगा कर गए। तभी ड्राइवर को उसकी होने वाली पत्नी कॉल करती है और कहती है कि तुम आज मुझसे सही से बात क्यों नहीं कर रहे, कहीं तुम मुझे शादी से मना तो नहीं कर रहे या चीट तो नहीं कर रहे। चलो अभी वीडियो कॉल करके दिखाओ तुम कहाँ हो। इतनी टेंशन में होने की वजह से जितिन अपनी होने वाली बेबी का कॉल कट कर देता है। दूसरी ओर ओल्ड एज होम का इंचार्ज कॉल करके क्रुप के बेटे को उसके डैड की मिसिंग होने वाली बातें बताता है और फिर वो दोनों मिलकर उन जगहों पे उनकी तलाश करते हैं जहाँ पे उनके होने की संभावना हो। इधर तो एसके का दिमाग खराब हो रहा होता है, इसलिए वो कहता है कि तुम लोग ये लाश मुझे दे दो और जाओ यहाँ से, बाकी का मैं देख लूंगा। तब ल्यूक मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बातें तो ऐसी कर रहा है जैसे सच में यही सीरियल किलर होगा, और अगर हम इसकी बातें नहीं मानेंगे तो ये हमें मार डालेगा है। जिससे सभी हंसने लगते हैं, जो कि एसके से बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने बैग से हथौड़ी निकालकर ल्यूक को मारने की कोशिश करता है। पर तभी अचानक से ड्राइवर ब्रेक लगाता है, जिससे एसके उसे गुस्से में देख लेता है। तब ड्राइवर कहता है कि मेरी गलती नहीं है, सामने बच्चे हैं। तो दोस्तों नसीब से आज चिल्ड्रंस डे भी है और प्ले स्कूल के बच्चे परफॉर्म करने के लिए दूसरी जगह गए होते हैं, पर वापस में इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। इसीलिए गाड़ी वाला जितिन से रिक्वेस्ट करता है कि हमें त्रिवेंद्रम तक छोड़ दो प्लीज। ड्राइवर मना करने की कोशिश करता है पर वो नहीं समझते, और जब ये लोग बस में चढ़ते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि ये उसी प्ले स्कूल के बच्चे हैं जिसमें एसके सरकारी फूड पहुंचाने जाया करता था। वो भी दूर से इनको देखकर जल्दी से मास्क पहन लेता है ताकि बच्चे या टीचर कोई पहचान ना पाए। मगर जिस टीचर ने उस दिन एसके को डांट कर भगाया था वो पहचान लेती है और उससे बातचीत भी करती है। तो जब तक तो ये लोग बस में रहते हैं तब तक तो एसके नॉर्मल रहता है, पर उन्हें ड्रॉप करने के बाद एसके इन लोगों की फोटोज दिखाता है जो कि उसने चुपके से कब्रिस्तान में क्लिक कर ली थी, जिसमें मतलब ये लाश को ठिकाने लगाते हुए दिख रहे थे। यही फोटोज दिखाकर एसके इनको ब्लैकमेल करता है कि चुपचाप ये लाश मुझे दे दो वरना तुम सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये देखकर तो ड्राइवर काफी डर जाता है और कहता है कि मैं तो चला, अब गाँव वालों के साथ ही वापस आऊंगा, कहकर वो बस से कूद जाता है। मगर उसका सामना इंस्पेक्टर टाइगर और उनकी टीम से हो जाता है जो कि कुरूप को ढूंढने के लिए निकले हुए थे। और तब ड्राइवर को फिर से बहाना बनाना पड़ता है कि गाड़ी जरा खराब हो गई है इसलिए चेक करने के लिए नीचे उतरा हूं। तभी इंस्पेक्टर टाइगर बस में ल्यूक को नोटिस करता है और पूछता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वो कहता है तुम्हें तो कल चेक सिलवा के जाना था। ल्यूक कहता है हाँ बस से जा रहा हूँ, और वो छोड़िए आप ये बताइए कि क्या मैं आपकी सीरियल किलर को पकड़ने में मदद करूँ। टाइगर कहता है नहीं नहीं, इतनी मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ जहाँ जाना है। फिर पुलिस वाले उन्हें क्रुप की फोटोज दिखाकर पूछते हैं कि इनको कहीं देखा क्या, तो ये लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं, जबकि क्रुप की लाश बस में ही होती है। पुलिस वालों के जाने के बाद जैसी बताती है वो एसके तो लाश लेकर भाग गया। इसके बाद ल्यूक पानी से अपना मुंह धोकर होश में आता है और कहता है कि हमें लाश को ढूंढना ही होगा क्योंकि लाश को मैंने उस वक्त अपनी जैकेट पहना दी थी। तो ड्राइवर कहता है कि यार तुम जैकेट की टेंशन मत लो, मेरी एक बार शादी हो जाए तो मैं तुम्हें 10 जैकेट दिलवा दूंगा। ल्यूक कहता है समझ नहीं रहे हो तुम बात। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि उस जैकेट पे ल्यूक की फोटो प्रिंटेड है, यानी अगर वो लाश पुलिस के हाथों लगी तो सारा भांडा फूट जाएगा। अब इस बात से जैसी बड़ी परेशान होती है और वो ल्यूक से कहने लगती है कि तुम हमेशा लोगों को ऐसे ही परेशान करते हो, कितना अच्छा हम स्टार्टिंग में थे, उस लाश से पीछा छुटका ही रहे थे, मगर तुम आ गए और मामले को इतना बड़ा बना दिया। जैसी को रोते हुए देखकर ल्यूक भी रो पड़ता है और कहता है कि मैं ही मनहूस हूँ, किसी अच्छे इंटेंशन से जब कुछ करना चाहता हूँ तो वो पक्का खराब हो जाता है, मुझे लेने के देने पड़ जाते हैं। दूसरी ओर हम उसी शैतान बच्चे को देखते हैं जिसे एसके की डरावनी कहानियां बड़ी पसंद आती थी। वो अपने पिता के साथ प्ले स्कूल से घर आ रहा होता है तो रास्ते में इंस्पेक्टर टाइगर क्रुप की फोटो दिखाकर पूछताछ करता है, तो तब उनका बेटा बीच में टपका पड़ता है और सारी बातें बता देता है कि इन दादाजी को तो मैंने बस में देखा था, इनके बगल वाली सीट में एक पीले बालों वाले अंकल बैठे हुए थे। पीले बाल सुनकर टाइगर तुरंत उस बच्चे को ल्यूक की फोटो दिखाता है, जिससे वो झट से पहचान लेता है कि हाँ यही थे वो अंकल। ये जानने के बाद पुलिस वाले जाते हैं ल्यूक के पिता के पास और वो 10 लाख के बदले अपने बेटे को कॉल करके इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा मैंने तुम्हारी फेवरेट फिश करी और चावल बना के रखा हुआ है, जल्दी घर आ जाओ। पर कुछ देर के बाद ही ल्यूक का लफंडर दोस्त उसे वॉइस मैसेज में बताता है कि यार सुन, तुम्हारे घर के बाहर पुलिस वाले हैं, उन्होंने तुम्हें सीरियल किलर डिक्लेयर कर दिया है और जो भी तुम्हें पुलिस के हवाले करेगा उसको 10 लाख मिलेंगे, इसीलिए आज के बाद मुझसे कोई कांटेक्ट मत करना वरना मैं भी फंस जाऊंगा, समझ गए। फिर ल्यूक कहता है कि यार ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, इससे बचने का कोई और रास्ता भी नहीं है मेरे पास, इसीलिए तुम सब यहाँ से जाओ, मैं खुद को सरेंडर कर दूंगा। ये बातें वो इन सभी को कहता है। वो कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं सारी सच्चाई बताकर जैसी के साथ साथ तुम सबको फंसाऊं,
कम से कम मैं तो किसी के काम आऊंगा। सुनकर जैसी रोने लगती है और सारी सच्चाई पुलिस को बताने को तैयार हो जाती है। मगर ल्यूक ड्राइवर से रिक्वेस्ट करता है कि जैसी को सही सलामत घर छोड़ दो। और जैसी, क्या तुम मेरे जेल से रिहा होने तक इंतजार करोगी मेरा? तो जैसी रोते हुए उसे हक कर लेती है और हामी भरती है। फिर ल्यूक उन तीनों को वहीं से भेज देता है और खुद रोड किनारे बैठकर पुलिस के इंतजार में होता है। उसे एक बंद पड़े दुकान पे मिसिंग डॉग का पोस्टर दिखता है और कुछ ही देर में वहां वो डॉग भी आ जाता है। तो ल्यूक सोचता है, चलो मेरा प्यारा डॉग तो नहीं मिल पाया, कम से कम मैं इस कुत्ते को इसका मालिक तो दिलवा दूं। यही सोचकर वो दिए गए नंबर पे कॉल करके डीवाईएसपी अजय को उसके डॉग की लोकेशन बता देता है। फिर कुछ ही देर में वहां वो भूतिया कपल आते हैं शूटिंग करने के लिए। उनके पास ल्यूक को ड्रोन कैमरा दिख जाता है, तो वो उनसे थोड़ी देर के लिए ड्रोन मांगकर यहाँ वहां उसको देखता है और उसे पश्चिम की ओर एसके जाता हुआ दिख जाता है। इसके बाद वो तुरंत ही जैसी को कॉल करके ये बातें बताता है। मगर तभी वो भूतिया कपल ल्यूक को पहचान जाते हैं कि अरे ये तो सीरियल किलर है, चलो इसे पुलिस के हवाले करके 10 लाख रुपए मिल जाएंगे और हमारा सारा कर्ज चुक जाएगा। तो वो लोग जबरदस्ती ल्यूक को अपनी गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर डीवाईएसपी अजय को एसके मिल जाता है। उसने कंक्रीट ढोने वाली ट्रॉली में कुरूप की लाश रखी होती है। मगर अजय का सारा ध्यान तो अपने डॉग पे होता है, इसीलिए वो कुरूप को रोक कर पूछता है, क्या तुम्हारे आसपास इस कुत्ते को तुमने कहीं देखा? वो इनकार कर देता है। फिर दोनों अपने अपने रास्ते की ओर बढ़ जाते हैं। इधर ल्यूक को रास्ते में मास्टर जी और उनके साथी सड़क किनारे स्ट्राइक का झंडा वगैरह लगाते हुए दिख जाते हैं। तो वो आवाज लगाकर उनसे मदद मांगता है। वो लोग मदद के लिए तो आते हैं, पर सिर्फ इनाम के 10 लाख के लालच में वो भूतिया कपल की गाड़ी रुकवा लेते हैं। और फिर क्या था दोस्तों, पार्टी ल्यूक के लिए आपस में झगड़ने लगते हैं ताकि उन्हें इनाम के पैसे हाथ लग जाए। इतने में वहां पर अजय की एंट्री होती है। वो इसी वक्त ल्यूक को अरेस्ट करना चाहता है, मगर ल्यूक कहने लगता है कि तुम लोग बिना वर्दी के आदमी पे कैसे यकीन कर सकते हो कि ये पुलिस वाला है? ये भी तो हो सकता है कि ये मुझे इनाम के पैसों के लिए ही लेकर जा रहा हो। जिसके बाद वो लोग अजय के साथ फाइट करने लगते हैं। तभी वहां पे अजय का कुत्ता आ जाता है और अजय को उसके कुत्ते की जान की धमकी देकर ल्यूक अजय की जीप से हो जाता है फरार और पहुंच जाता है वहां पर जहां एसके कुरूप की लाश पे नुकीले लोहे से खुरेचने के बाद केला खिलाने जा ही रहा होता है। पर ल्यूक को सामने देखकर वो गुस्सा हो जाता है और हथौड़े से उसको मारने लगता है। तब ल्यूक बेचारा कचरा फेंक कर उसे खुद से दूर करता है। इस तरह इन दोनों के बीच एक फनी सी फाइट भी होती है। पर उसके बाद एसके ल्यूक को बहुत मारता पीटता है और उसके गर्दन में रस्सी बांधकर उसको लटका देता है। और इस तरह से वो ल्यूक को जान से मारने वाला होता है कि वहां ड्राइवर बस लेकर आ जाता है। वो बस ऐसी जगह पर खड़ी करता है जहां से ल्यूक आसानी से बस के टॉप पे लैंड कर जाता है। इसके बाद ये लोग सभी एक एक करके एसके से फाइट करते हैं, पर साइको एसके सब पे भारी पड़ जाता है। जैसे का किक बॉक्सिंग भी काम नहीं आता, तब उसकी दादी का वो गिफ्टेड स्प्रे काम आता है। जैसे फिर एसके की आंखों में वो स्प्रे डालकर उसे टॉर्चर करती है। उसके बाद ड्राइवर एसके को एक पोल से बांध देता है। और इतना करने के बाद अब ये सभी रिलैक्स होकर फिर डिसाइड करते हैं कि गोविंद के पिता का अंतिम संस्कार यहीं पर करेंगे, जिसके लिए ये लोग कचरे में से लकड़ी वगैरह का इंतजाम करते हैं। और फिर इनको एक मट्टी का घड़ा भी मिल जाता है। जिसके बाद गोविंद अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। वो अपने हाथों से उनकी चिता में आग लगा देता है। फिर ये लोग चले जाते हैं बस से। अब यहाँ एसके खुद को आजाद कर लेता है। फिर जलती चिता में से कुरूप की लाश को खींच कर बाहर निकालता है और उसके साथ दरिंदगी करना चाहता है। मगर फिर वो क्या देखता है कि ल्यूक और उसके साथियों के अलावा पुलिस की टीम भी उसको ये सब करते हुए देख रही है। यानी अब सभी एसके को रंगे हाथों पकड़ने वाले हैं। इसके बाद हम ल्यूक को एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू देते हुए देखते हैं। कल तक उसके टाउन के लोग उसे परेशान होकर उसे भेजना चाह रहे थे कहीं और, मगर अब उन्हें ल्यूक पे प्राउड हो रहा है कि उसने सीरियल किलर को पकड़वा दिया। साथ ही अजय के डॉग को ढूंढने में उसकी मदद भी की। दूसरी ओर ड्राइवर ने अपनी होने वाली बीवी से बातचीत करके सब कुछ उसे सच बता दिया, जिससे ड्राइवर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। मगर कंडक्टर की नहीं, क्योंकि उसकी नजर पड़ती है कुछ बच्चों पे जिनके चेस्ट पे भी सेम टैटू है। पूछने पे पता चलता है कि ये तो एक नॉर्मल सा टैटू है। तो इससे कंडक्टर समझ जाता है कि बचपन में उसे और उसके पिता को उस पंडित जी ने उल्लू बनाया था। यानी कुरूप असल में कंडक्टर के पिता था ही नहीं। पर ये सोच सोच कर कंडक्टर का दिमाग खराब होने लगता है। इसीलिए आखिर में वो फैसला करता है कि चलो कुरूप ही मेरे पिता थे और अब मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना। अब हम फ्लैशबैक में एक चौंकाने वाला सच देखते हैं कि 25 साल पहले एसके के पिता की मौत एक हादसे के दौरान हुई थी। दरअसल वो एक क्वार्टर में रहते थे जहां पहले से 5 और इंश्योरेंस एजेंट रहा करते थे। पर एक दिन जब कुमार अपनी बीवी बच्चों से मिलने गाँव गया और कुछ दिनों के बाद गाँव से वापस लौटा तो उसने घर के पीछे कुछ पके हुए केले देखे, जिसे खाने के साथ अच्छे से मिक्स करके उसने खा लिया। पर वो बेचारा इस बात से अनजान था कि उसकी नामौजूदगी में यहाँ पर ढेर सारे चूहे हो गए थे। इसीलिए उनके रूममेट्स ने केले में चूहे मारने की दवाई इंजेक्ट की। यानी किसी ने जानबूझकर उनको नहीं मारा। मारना तो वो लोग चूहे को चाहते थे, मगर बेचारे एसके के पिता चले गए। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी खत्म होती है, थोड़ी सी डार्क, थोड़ी सी लाइट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।